नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। लिकर के बारे में हम अपने एपिसोड्स पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी घटना आई जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान रह गए। बात ट्रेडमार्क के लिए थी, लेकिन उस ट्रेडमार्क के केस में जब कुछ ऐसी बातें सामने आई तो कोर्ट हैरान रह गई कि क्या भारत की सरकार या स्टेट की गवर्नमेंट इस तरह की चीजें अलाउ कर सकती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया दो कंपनियों का। पहली कंपनी है जॉन डिस्टिलरी और दूसरी कंपनी है एलॉयड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरी। जॉन डिस्टिलरी जो है वो बनाती है ओरिजिनल चॉइस विस्की, जबकि एलॉयड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरी बनाती है ऑफिसर चॉइस। मामला ये आया कि दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, बोलने में प्रोनाउंसिएशन इसका एक जैसा है और दोनों की लिखावट भी लगभग एक जैसी है। तो जो कंपनी पहले से काम कर रही है ऑफिसर चॉइस पे, तो उसका ऑब्जेक्शन ये था कि दूसरा उसके ट्रेडमार्क को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा। जब साक्ष्य के रूप में वो दोनों पैकेजिंग सामने आई तो कोर्ट आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा क्या ये जूस का पैकेजिंग है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो लिकर का पैकेजिंग है। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह की लिकर की पैकेजिंग तो हम लोग जीवन में पहली बार देख रहे हैं। तो टेट्रा पैक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि टेट्रा पैक वो एक तरह का पैकेजिंग होती है जिसमें कि मिल्क, जूस, सूप या उस तरह के कुछ लिक्विड्स जिनको लंबे समय तक आपको प्रिजर्व करना होता है, उसको टेट्रा पैक के फॉर्म में रखा जाता है। साथ ही साथ टेट्रा पैक एक कंपनी भी है जो इस तरह की पैकेजिंग बनाती है, जो स्वीडिश स्विस कंपनी है। अब हम बात आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। सैंपल को जब कोर्ट ने देखा तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची इस बात को देख के हैरान रह गए कि क्या शराब इस तरह की पैकेजिंग में भी बेची जा रही है। तो उन्होंने ये कहा कि सरकार इस तरह की पैकेजिंग को अलाउ कैसे कर सकती है। इस पर एक पक्ष के वकील मुकुल रोहतगी ने यह कहा कि इस तरह के केसेस को हम लोग बाद में डील कर सकते हैं, फिलहाल ये मामला ट्रेडमार्क का है, तो कोर्ट कृपया ट्रेडमार्क को कम से कम डिसाइड करें और इसको टाइम फ्रेम के अंदर डिसाइड करें। कोर्ट ने इसके लिए एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया और रिटायर्ड जस्टिस नागेश्वर राय ने को आर्बिट्रेटर के तौर पे उस पर अपॉइंटमेंट कर दिया गया है और वो समय सीमा के भीतर इस मामले को निर्णय करके बता देंगे। मामला सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में कोई जनहित याचिका अगर दायर की जाती तो शायद हम इसका परीक्षण करते कि क्या यह उचित है या अनुचित है। अब प्रश्न ये उठता है कि शराब बेचने के लिए इतने तरीके क्यों अपनाए जाते हैं? क्या शराब जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है या मैंडेटरी है? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सिर्फ शौक के लिए पी जा रही है तो ये ठीक नहीं है कि इसके लिए इतने तरीके अपनाए जाएं जो कि जीवन के लिए नुकसानदायक हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह तो स्टूडेंट अब टेट्रा पैक को अपने बैग में स्कूल लेके पहुंच जाएंगे, कॉलेज में पहुंचेंगे, अभिभावक को घर में शक नहीं होगा और टीचर को स्कूल में शक नहीं होगा और इस तरह की हैबिट धीरे धीरे लोगों में बढ़ती जाएगी। ऐसे भी शराब की वजह से बहुत सारे परिवार इसकी जद में है। दूसरी बात यह है कि शराब की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट बार खुले हुए हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मारपीट होती है और उन मारपीट को रोकने के लिए पुलिस के वहां पे चौकियां बनाई गई हैं, लेकिन बावजूद उसके पुलिस कुछ नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इनको शराब पी के मारपीट करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं। मारपीट के अलावा जो शराब के दूसरे जो नुकसान है वो ये कि शराब पी के जब ट्रक ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं या कार ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा परिवार के अंदर जब शराब पी के परिवार का जो ब्रेड अर्नर है, जो परिवार को चलाने वाला है, वो जब पीता है तो परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है और परिवार में बच्चों की मारपीट, पत्नी को मारना पीटना, माहौल भी घर का खराब होता है। बिहार सरकार ने जब शराबबंदी की तो उसके बाद बिहार के अंदर रोड एक्सीडेंट की घटनाएं 50% कम हुई। यह बात मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बताई थी। शराबबंदी को अगर सरकार नहीं रोकेगी तो इसे कौन रोकेगा? समाज तो अपने स्तर पे एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे अपने अभियान भी चलाता है। शराब पी के सड़क पे गाड़ी चलाने से जो दुर्घटनाएं होती हैं, ये शराब पीने का दुष्परिणाम है। सड़क पे लड़कियों, औरतों के साथ छेड़छाड़ होती है, ये शराब पीने का दुष्परिणाम है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, ये शराब के दुष्परिणाम है। अगर सरकार इनको नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा? दूसरी बात यह है कि इसके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो सरकार का पैसा खर्च होता है और
शराब के लिए रेवेन्यू जो जनरेट होता है, क्या इसको कंपनसेट किया जा सकता है? वो संभव नहीं है। तो शराब को बेचने से रोकने के लिए या शराब बंदी करने के लिए जो भी रास्ते सरकार अपना सकती है उसे अपनाएं। मेरा मानना यह है कि अल्टरनेटिव माध्यम सरकार को ढूंढना ही चाहिए जिससे कि रेवेन्यू जनरेट करें, क्योंकि प्रदेश का विकास के लिए रेवेन्यू चाहिए और वो रेवेन्यू सबसे ज्यादा आ सकता है टूरिज्म से। आप ये सोचिए कि जिस प्रदेश के अंदर शराब की बिक्री बहुत ज्यादा होगी तो क्या वहां पे शराब पीने वाले जिस ढंग से घूमते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, तो टूरिस्ट जो आते हैं क्या उनके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ता है? क्या वो जाके अपने देश में या वो जिस स्टेट से आए वहां ये नहीं बताते होंगे कि वहां का माहौल कितना खराब है, घूमने लायक नहीं है? इस बात के लिए सरकार को जागना होगा, इसके लिए जागृति पैदा करनी होगी। शराब वाकई में इतनी महंगी होनी चाहिए कि आम आदमी उसे खरीद न सके, और शराब क्योंकि आम आदमी जब खरीदता है तो उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। एक तरफ सरकार भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ शराब की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें कैसे एक साथ चल सकती हैं? इसलिए शराब का इतना महंगा कर दें या शराब बंदी कर दें। एक बात इंपॉर्टेंट ये कहना है कि जब 4 स्टेट में शराब बंदी है, उनमें से गुजरात भी एक है, तो क्या गुजरात की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है? भारत में गुजरात का स्थान पहले 2-3 स्टेट्स में है जिनकी अर्निंग रेवेन्यू बहुत अच्छा है। तो ये सरकार कर सकती है। शराब का कंट्राडिक्शन सरकार के साथ किस तरह का है आप ये देखिए। एक तरफ शराब सरकार बिकवा रही है तो दूसरी तरफ नशा मुक्ति अभियान चला रही है। एक तरफ शराब से रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो दूसरी तरफ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शराब के लिए चला रही है। एक तरफ शराब को ल्यूक्रेटिव पैकेजिंग में बेचा जा रहा है तो दूसरी तरफ हम उसमें एड और अलग अलग तरह के होर्डिंग लगा के शराब मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं। एक तरफ शराब कम बिकने पे, रेवेन्यू कम जनरेट करने पे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को डांट फटकार पड़ती है, तो दूसरी तरफ हम एडिक्शन काउंसलर्स नियुक्ति कर रहे हैं और दूसरी तरफ डी एडिक्शन कैंप स्थापित कर रहे हैं। एक तरफ शराब के खतरे बताए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ शराब किस तरह से बेची जाए उसके इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज के आसपास शराब न बेची जाए, रिलीजियस प्लेसेस के आसपास शराब न बेची जाए। कुल मिला के ये कहिए कि सब कुछ करेंगे, शराब बंद नहीं करेंगे। यानी शराब बंद कर दे तो ये सारे जो मेजर्स लेने की बात होती है कि शराब की दुकान यहाँ नहीं खुलेगी, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं खुलेगी, जहाँ भीड़ भाड़ है वहां नहीं खुलेगी, मंदिर मस्जिद के आसपास नहीं खुलेगी, स्कूलों के आसपास नहीं खुलेगी, ये सब की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? और सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यू जनरेशन के दूसरे तरीके सरकार को ढूंढने होंगे, वरना भारत की अर्थव्यवस्था एक तरफ तो आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शराब की वजह से आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो रही है। सरकार चाहे तो इस पे एक सर्वे करा सकती है, इस पे एक रिसर्च करा सकती है, सरकार को इससे पता चल जाएगा कि क्या ये कितना जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए इस केस ने कम से कम भारत सरकार या स्टेट की गवर्नमेंट्स को आंख खोलने का वक्त है। आंख खुल जाती है तो बहुत अच्छा है, वरना हम जिस सपने को देख रहे हैं, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो सपना फिर पूरा ना हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पे ध्यान दे। जो सोशल वर्कर हैं एनजीओ के माध्यम से और भी जितने लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वो सीरियसली इस बारे में बात करें, जिससे कि व्यवस्था अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छा। इसी के साथ मैं अपनी बात यहां समाप्त कर रहा हूं। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।